नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है और वहां के जो नोडल अधिकारी हैं कोरोना के मामलों के, उनकी एक चिट्ठी साथ में मीडिया में आई है, सोशल मीडिया में आई है। उसके अनुसार उन्होंने कर्नाटक से उत्तर भारत के लिए जो ट्रेनें चल रही थी मजदूरों को लेकर जो आ रही थी, उनको रद्द कर दिया है। और ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ट्वीट के अनुसार उन्होंने वहां के बिल्डरों की एसोसिएशन के साथ बैठक में लिया। ये एक आश्चर्यजनक फैसला है कि एक लोकतांत्रिक देश में जिनके बारे में फैसला लिया गया, जिनके भविष्य का, जिनकी आजादी का, जिनके लाइवलीहुड का सवाल है, वो इसमें कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उनका फैसला ले लिया गया। तो इंटरेस्टेड पार्टियां अलग हैं और ऐसा फैसला ले लिया गया जो हमारे देश में जो संविधान है, मान्य परंपराएं हैं और सारी दुनिया में भी जो मनुष्यों के बारे में मान्य परंपराएं हैं, उनकी निजी आजादी का सवाल है, उनकी मानवीयता का सवाल है, मानवीय गरिमा का सवाल है, उन सबका सीधा उल्लंघन करता है। अब इसके तहत वो मजदूर चाहकर भी कर्नाटक से अपने घर नहीं आ सकते। एक तरह से उनको बंधुआ बना दिया गया है कि जहां सरकार चाहे वहां उनसे काम लेगी और जिस इंटरेस्ट ग्रुप से उसका इंटरेस्ट होगा, जैसे इस मामले में बिल्डर्स का है, तो उनके यहाँ वो काम पे उनको लगाएगी। यानी वो काम ना करना चाहे, घर आना चाहे तो उनकी मर्जी का कोई मतलब नहीं है। ये परिस्थिति तब आई है जब तीसरी बार लॉकडाउन का विस्तार हुआ है, जब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने ये फैसला किया था कि मजदूर जिन राज्यों में फंसे रह गए हैं 2 लॉकडाउन के दौरान भी, और लाखों की संख्या में घर पैदल चल के पहुंचने और बड़ी विषम परिस्थितियों के जरिए पहुंचने के बावजूद भी उनको अब एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की एक नियमित परंपरा हो सकती है। और उसका तरीका बताया था कि रेल बुक की जा सकती हैं, बसेस बुक की जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। और रेलें बुक होने लगी थी। करीब 80,000 जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं वो घरों तक या अपने गृह राज्यों तक पहुंच भी गए हैं इस क्रम में, और अभी और राज्यों में ये चल रहा है। लेकिन इस दौरान क्या हुआ है कि पंजाब में, गुजरात में हम लोगों ने देखा है कि लाठीचार्ज हुए हैं और इस लाठीचार्ज में मजदूरों पर काफी लाठीचार्ज हुए हैं और ये सब मजदूर घर आना चाहते थे, उनको किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में उन्होंने बसें बुक कर ली थी, एक एक आदमी ने 5-5, 7-7 हजार रुपया कर्ज लेके दिया था। वो बसें बॉर्डर तक पहुंच गई थी परमिट लेके, फिर उनको मार पीट के भगा दिया गया है और सूरत में 3 बार इस क्रम में लाठीचार्ज हुआ है। तो ये एक बड़ी गंभीर स्थिति है। सबसे पहले हम हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय कराते हुए उनसे बात शुरू करते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में दलीय नेता संजय सिंह जी हैं, सांसद संजय सिंह जी। हमारे साथ अमर संपादक शरद गुप्ता जी हैं और हमारे साथ एक कानूनी विशेषज्ञ उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील RM बगाई साहब हैं। हम इनसे सबसे बात करेंगे। सबसे पहले सांसद जी से पूछते हैं, चूंकि इसमें एक ये राजनीति ने फैसला लिया है और वो एक राजनीतिक पार्टी का राज्यसभा में नेतृत्व करते हैं, वो बताएं कि उनकी दृष्टि में ये फैसला किस तरह का है और उनकी क्या राय है। देखिए शीतल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाए कि भाई बिना किसी काम के आपको 20 किलोमीटर की यात्रा करनी है जी, तो वो शायद बिना किसी काम के पैदल नहीं जाएगा 20 किलोमीटर। जी जी जी। लेकिन 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से अपने घर के लिए निकल पड़ा। जी जी। छोटे छोटे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बुजुर्ग माताओं के साथ जी। तो ऐसी परिस्थितियां तभी इंसान ऐसे ऐसे कदम उठाता है जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता। जी जी। आपने खबरें पढ़ी होंगी जी। 200 किलोमीटर चलने के बाद एक युवक की मौत हो गई। जी जी। 1000 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। जी जी। तो पहली बात तो ये समझना चाहिए कि देश में जो लॉकडाउन लागू किया गया बगैर प्रवासी मजदूरों के बारे में सोचे, उसका ये खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है कि वो लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। इतना लंबा लॉकडाउन हो गया, अपने घर जाना चाहते हैं, रोजी रोटी का संकट है, 2 वक्त के उनके चूल्हे जलाने का संकट उनके सामने है जी। तो इसलिए वो अपने घर जाना चाहते हैं। कोई खुशी खुशी से नहीं, वो तो कमाने ही गए थे कर्नाटक, वो कमाने ही गए थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आते हैं, कमाने के लिए ही आते हैं जी। लेकिन आज एक बेचैनी है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। जी जी। ऐसे में
उनको बंधुआ मजदूर बना के सरकार के द्वारा बिल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके साथ मीटिंग करके आप उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, तो ये सीधे सीधे देश के संविधान का, बंधुआ मजदूर कानून का खुलेआम उल्लंघन है। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जहां पे राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी की बात कही गई है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है। तो आज मैंने अपने वकील से भी बातचीत की है, धीरज जी से, और भी कई लोगों से चर्चा हो रही है जो मजदूर वहां पर रोके गए हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग करेंगे। और इसमें जो भी कानूनी संभावनाएं हैं उसको देखते हुए इसमें कानूनी कार्रवाई भी हम लोग आगे विचार करेंगे कि इसमें कैसे किया जा सकता है। लेकिन प्राथमिकता जो सरकार की है वो हमें समझना पड़ेगा शीतल जी। आज इस सरकार की प्राथमिकता क्या है? केंद्र सरकार के पास, भाजपा सरकार के पास जो पीड़ित मजदूर हैं उनका किराया देने के लिए पैसा नहीं है, जो कर्मचारी हैं उनका डीए पूरा देने का पैसा नहीं है। आप कोरोना योद्धाओं के डीए काट रहे हैं, आप डॉक्टर्स के, नर्सेस के, पुलिस वालों के, सफाई कर्मचारियों के डीए काट रहे हैं, पेंशन धारकों के डीए काट रहे हैं। लेकिन 68,000 करोड़ रुपए आपने अपने करीबी मित्रों भगोड़ा, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का और उनके तमाम 50 पूंजीपतियों का आपने माफ कर दिया। इस पे इसका मतलब आपके लिए प्राथमिकता है सीने विस्टा, सेंट्रल विस्टा बनाना, आपके लिए प्राथमिकता है अपने मित्रों का, भगोड़ों का कर्ज माफ करना, आपके लिए प्राथमिकता है। इस पे कानूनी स्थिति जान लेते हैं। बगाई साहब, RM बगाई साहब, आप हैं क्या लाइन पर? जी जनाब। तो जरा सा बताएं इसमें कानूनी स्थिति क्या है, जो बंधुआ मजदूर कानून है हमारे देश का और राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी के कानून है, उन सब की क्या स्थिति है सर? जी जनाब, देखिए हमारे देश में जितने भी कानून है उनको जो ताकत मिलती है वो हमारे विधान से मिलती है, जो 1950 में लागू किया गया। उसमें एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बेहतरीन लिखित कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो कई छोटी बड़ी कंट्रियों ने इसको फॉलो किया है। उसमें है, उसके अंदर 6 फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और उसमें एक फ्रीडम ये है 19(1)(d) में राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडिया। तो इसलिए ये जो बंधुआ मजदूर है जिनको अब बंधुआ कर दिया गया है, ये अपने घर जाना चाहते हो, कोई भी ऐसी ताकत हो नहीं सकती। अगर कोई रोकता है तो इसके बाद जो है 1976 में कानून पास किया गया इसी के बेस के ऊपर, जिसको वैसे अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो जमींदार सरमायादार होते थे वो पूरे पूरे परिवार को बॉन्डेड रखते, चंद पैसे दे के चलो भाई आप सारी उम्र हमारे यहाँ काम करोगे, यहाँ से जाओगे। ये ईंटों में भट्टे थे, खेत थे बड़े बड़े और किसी किस्म के, और आपको दिन में 2 रोटी मिल जाए। और उनका इतना एक्सप्लॉयटेशन होता था, उससे प्रभावित होकर सरकार ने 1976 में एक्ट बनाया, एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट, और उसमें सेक्शन 4 में टोटल बैन कर दिया। और उस बैन में जो है, जो बॉन्डेड लेबर का भी शब्द है और साथ में ये भी है अर्न फोर्स पर। अब मैं अपने आप से पूछना चाहता हूँ, जो थोड़ा बहुत कानून में जानता हूँ, कि क्या फोर्स लेबर नहीं है? मैं एक मजदूर हूँ, यहाँ पे घर जो है बिहार से, पंजाब से, कहाँ से छोड़ के यहाँ आया हूँ। अब मैं नहीं रहना चाहता क्योंकि वो भी उसका कसूर नहीं है। तो सरकार को समझना चाहिए कि एक ही झटके में जो है उसकी रोटी रोजी भी छीन ली, उससे सिर्फ छत भी छीन ली, उसकी नौकरी भी चली गई। अब वो 1 महीने से तड़प रहा है, धिक्के खा रहा है, रोटी नहीं मिल रही है। अच्छा भला एक जो है जिसका अपना एक अपना काम था, एक हाथ की मजदूरी करके रोटी खाता था, जिससे भीख नहीं मांगता था, सोसाइटी की मदद करता था, कोई भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है, चाहे वो दिल्ली में हो, कर्नाटका हो, बॉम्बे में, इसमें इनका हाथ नहीं है। अगर ये मजदूर नहीं होते तो जो हमारे देश में है, शरद जी से पूछते हैं, ऐसी परिस्थिति पहली बार आई होगी शरद जी, ऐसी परिस्थिति तो हम लोगों ने पहली बार देखी है। कोरोना भी हम लोगों के जीवन में, तो इस तरह की महामारी भी पहली बार आई है। आपके हिसाब से जो इसको ये जो समस्या जितनी बड़ी है, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में करीब 14 से 16 करोड़ लोग माने जा रहे हैं कि वो इससे प्रभावित हुए हैं। आपने इतना बड़ा माइग्रेशन, हम लोगों ने पढ़ा था आजादी में जब बंटवारा हुआ तो इधर से उधर लोग गए थे, लेकिन अभी तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लाखों लोग बच्चे लिए हुए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें,
पैदल चले जा रहे हैं घरों की ओर से, और लगता ही नहीं कोई सरकार है, किसी की जिम्मेदारी है, किसी को उनको पानी खाना देना, उनको गाड़ी से घर पहुंचाने वाली कोई चीज है। इस पे कुछ आप कहेंगे? देखिए, देश में एक बहुत बड़ी आबादी मजदूरों की है जी, और उनकी हालत ये है कि जिस दिन लॉकडाउन घोषित हुआ, अगले दिन सुबह अधिकतर ठेकेदारों ने मजदूरों को कह दिया कि भाई ये लो 1 दिन की दिहाड़ी, पर 1 दिन से ज्यादा जब कोई काम नहीं कर रहे हो तो हम तुम्हें बिठा के तो नहीं सकते। अब आप 1 दिन का पैसा पकड़िए, 400 जो भी 500 रुपए लेके आदमी कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 3000 किलोमीटर कैसे जाएगा? अपनी जेब से लोग पैसे खर्च करने के, और सारा ट्रैफिक बंद, तो कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है। अचानक रात को 8 बजे कह दिया क्या कि 12 बजे के बाद पूरा देश लॉकडाउन। तो ऐसे लोगों के सामने सबसे भयावह परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि कोई कुछ खाने को नहीं, कर्फ्यू जैसी परिस्थितियां हैं, तो भूखों मरेंगे। तो इससे अच्छा है कैसे भी चलो घर चलो, ये वजह थी। तो अब अगर यही काम जो आज कर रहे हैं, ट्रेनें चला चला के मजदूरों को उनके घर ले जाया जा रहा है, यही काम अगर 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू करने से पहले उन्होंने कर दिया होता, कि 20 तारीख को या 21 तारीख को उन्होंने कह दिया होता कि भाई जिसको अपने घर जाना है, या ये 4 दिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को कह दिया होता चुपचाप कि भाई 4 दिन बाद हम लॉकडाउन कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके खाने पीने का, कुछ रहने का इंतजाम देख लीजिए, तो कैसे करेंगे, या उनको घर भेज दीजिए। तो ये पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि इतनी बड़ी करोड़ों लोगों की आबादी है। और इसके अलावा ये एक पक्ष है, इसके अलावा दूसरा पक्ष ये भी है कि लॉकडाउन खत्म होते होते, ये तो 1 महीने पहले CII का एक सर्वे था कि 52% लोगों की नौकरियां जा रही हैं, सबसे ज्यादा तो उसमें संगठित क्षेत्र है। तो जिनके पास काम ही नहीं है, जिनके पास मजदूरी नहीं है, ठेला चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, ई-रिक्शा चलाते थे, पान का ठेला लगाते थे, पान की गुमटी लगाते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे, फल का ठेला लगाते थे, क्या करेंगे वो? हजारों लाखों लोग अपने घर छोड़ के हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है उन लोगों पे जो कहते हैं कि साहब, ऐसे लोगों को जो अपने घर साल में 1 बार जाते हैं, उनके लिए देश इतना चिंता क्यों करे? उनको तो 1 ही बार जाना होता है साल में। तो बड़ी दुखद परिस्थिति, और ऐसे असंवेदनशील पत्रकार और ऐसी असंवेदनशील सरकार, तो ये सब जब एक तरह से मिल गए हैं, और मीडिया इसमें जहाँ पे शुरू में तो उसने बहुत अच्छा किया, जब ये पलायन शुरू हुआ तो सबसे ज्यादा तस्वीरें मीडिया ने दिखाई, टेलीविजन ने दिखाई, रात तक दिखाई कि देखिए कितने लोग, हजारों लोग, लाखों लोग पैदल चले जा रहे हैं, बच्चों को लिए चले जा रहे हैं, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। मीडिया ने लगातार दिखाया कि कितने लोग अपने घर के पास पहुंच के उनकी डेथ हो गई, तबीयत खराब हो गई। तो खैर बहुत ही दुखद परिस्थिति है, और इसमें एक मुझे तो मानना है कि लेबर लॉज में संशोधन किए जाने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं कि किसी मजदूर की अधिकार क्या है, तो किसी भी संगठित क्षेत्र के मजदूर का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन चाहे उसका एम्प्लॉयर कह देता है कि कल से आप नहीं आइएगा, कल से आपको मजदूरी नहीं मिलेगी, महीने में आपको 20 दिन की मजदूरी मिलेगी, तो मान लेता क्या करे? जितने मेड काम करने वाली है, घरों में बाइयां काम करने वाली हैं, अप्रैल में उनको 1 पैसे की तनख्वाह नहीं मिली, मई में उनको आधे महीने की तनख्वाह नहीं मिलने जा रही है। कुछ लोग हैं जो सहृदय हैं, जिनका विशाल हृदय है, जो समझते हैं कि भाई वो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, तो वो अपने जेब से दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के कामगारों को 1 पैसा नहीं दे रहे हैं। तो बहुत ही दुखद परिस्थिति है, और उनके लिए सच में एक नया कानून बनने की जरूरत है। चलिए पूछते हैं, अधिकार सांसद जी इस बारे में पूछते हैं। सांसद जी, जरा ये बताइए कि ये जो स्थिति है जिसमें हमने करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोग, 14 से 16 करोड़ लोग कहे जाते हैं कि वो हमारे यहाँ इस तरह से संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनमें से कुल 3.5 करोड़ हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनको किसी न किसी तरह से सरकार एड्रेस करती है, बाकी सारे लोग इससे छूटे हुए हैं। और वही छूटे लोग आज एक समस्या के तौर पर सामने इसलिए आए हैं
क्योंकि सरकार ने उनको समस्या हल करने वाले कोटे में कभी रखा ही नहीं, और नतीजा ये है कि वो लाठी खा रहे हैं, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, और सारी जो मानवीय डिग्निटी नाम की चीज है, और उस पर सारी दुनिया में, यूएन में और हमारे संविधान में, हमारे कानूनों में, सब में जिसकी व्याख्या की गई है, वही सबसे ज्यादा कोलैप्स हुई है इस पूरे दौरान। और ऐसे ऐसे दृश्य सामने आए हैं कि आदमी का दिल फट जाता है। तो क्या हमारे राजनीति के पास इन समस्याओं को एड्रेस करने का न मन है, या अब उसने एकदम सरेंडर कर दिया है? देखिए, ऐसा है कि नियम से ज्यादा नियत की जरूरत है। नियम भी है, कानून भी है, संविधान में भी सब कुछ लिखा हुआ है, सबके अधिकार सुनिश्चित है, लेकिन बावजूद इसके जमीन पे उतारने वाले लोग जब खुद उनके साथ अन्याय करने पर तुल जाएंगे तो न्याय कैसे होगा? बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 का भी जिक्र किया, आर्टिकल 21 भी है, जो सबको अधिकार देता है सम्मान के साथ जीवन जीने का, जो ऐसे मजदूरों को अधिकार देता है किसी का बंधुआ बन के काम नहीं करने का। लेकिन बावजूद इसके अगर मुख्यमंत्री बिल्डर्स के साथ मीटिंग करके कहेगा कि हम तो इनको बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे, इनको यूपी बिहार नहीं जाने देंगे, तो अब ये सोचना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जनमत लेकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से आती है, उसका कोई नेता आज क्यों नहीं बोल रहा है? आज उनकी ही सरकार वहां पर है, आज कर्नाटक के अंदर बीजेपी की ही सरकार है, उनको सवाल खड़ा करना चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से जीत के आते हैं, उनको सवाल खड़ा करना चाहिए, उनको निर्देश जारी करना चाहिए, लेकिन सब मौन रहेंगे, सब खामोश रहेंगे, क्योंकि ये कोई विदेश से अमीर को लाने का, बड़े बड़े पूंजीपतियों को लाने का मामला नहीं है, और माफ कीजिएगा ये कोई बड़े घरों के बच्चों को भी लाने का मामला नहीं है, ये गरीब मजदूरों का मामला है। इसलिए उनसे रेल का किराया भी वसूला जाएगा, इसलिए उनका उत्पीड़न भी किया जाएगा, रास्ते भर उनको डंडों से पीटा भी जाएगा, इसलिए उनको ऊपर जानवरों की तरह दवाइयां छिड़की जाएंगी, उनको शुद्ध किया जाएगा। तो ऐसी तमाम आपकी पार्टी तमाम राज्यों में उस तरह से बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन आप राज्यसभा में हैं, अपने दल के नेता हैं, आप अपने हिसाब से इसमें क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? आपको लगता है कि इस स्थिति में जो है कर्नाटक का फैसला भाई बड़ा अमानवीय फैसला है? देखिए, मैं तो जो आपको बताया कि कानूनी संभावनाएं, इसमें वकील साहब से हमारी बातचीत हुई है, उसको हम लोग तलाश रहे हैं कि इसमें हम किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्या इसमें आगे मूव कर सकते हैं, वो हम लोग देख रहे हैं। एक याचिका आपने खुद बताया कि कर्नाटक में दाखिल हो चुकी है जी, कर्नाटक। तो अब इस सब के बाद हम लोग ये हम लोग देख रहे हैं। जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, वो तो सत्र जब शुरू होगा तो इस विषय को हम लोग उठाएंगे, और इसमें कानून तो बने हुए हैं, मैंने आपको कहा, उसको जमीन पर लागू करने की आवश्यकता है। कानून में तो आपको इंश्योरेंस की भी व्यवस्था मिल जाएगी, उनके लिए शेल्टर का भी इंतजाम मिल जाएगा, उनको लोन देने का भी इंतजाम मिल जाएगा। तो तमाम तरीके के नियम कानून और तमाम तरीके के गवर्नमेंट के आदेश तो पड़े हुए हैं, लेकिन वो जहां मजदूरों की बात आती है वहां फाइलों तक सीमित रहते हैं, किताबों तक सीमित रहते हैं। जहां नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोगों का कर्जा माफ करने की बात आती है, वहां नियम कानून ताक पे रख के काम हो जाता है। तो प्राथमिकता सरकार की अगर मजदूरों का भला करने की होगी तो निश्चित रूप से कोई संकट नहीं है, हफ्ते भर के अंदर सबको उनके घर पे पहुंचाया जा सकता है, रेलवे के माध्यम से, बसों के माध्यम से। आप मुझे बताइए, बहुत प्रयास करके हम लोगों ने एक, अभी गवर्नमेंट का, होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया कि भाई निजी वाहन से लोग अब जा सकते हैं, जो स्टूडेंट फंसे हैं, तीर्थयात्री फंसे हैं, मजदूर फंसे हैं। तो ये पहले आदेश क्यों नहीं किया आपने? जी। भाई आप कह रहे हैं जो मजदूर हम अपने राज्य में बुलाएंगे उनको होम क्वारंटाइन करेंगे 14 दिन, ये पहले नियम आप जारी कर देते। बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो बेटी के घर आया था, कोई भाई के घर आया था, कोई इलाज कराने आया था, फंसे हुए हैं, कहीं दिल्ली में, कहीं मुंबई में, कहीं अहमदाबाद में, वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन कोई चिंता नहीं, थाली बजाओ, ताली बजाओ, ड्रामा करो, नौटंकी करो, तो चल रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें संजीदगी की जरूरत है। आपसे पूछता हूँ जरा सा, बगाई साहब ये बताइए कि ये जो इस तरह के फैसले होते हैं, उनको लिखने वाले लोग तो IAS, IPS, IRS, PCS ये लोग हैं। ये लोग वो हैं जो कानून की पढ़ाई करके आते हैं, बुनियादी कानून का, बेसिक संविधान का पढ़ के आते हैं, और इनका काम है कि एग्जीक्यूटिव के रूप में
जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल फील्ड है हमारी, उसको बताना कि भाई कानून ये कहता है, कायदा ये कहता है। तो ये लोग इस तरह से गैर कानूनी काम अगर करते हैं तो आपके कानूनी प्रावधान इनको किसी किस्म का दंड दिलाने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है, या है और आप इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते? ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जी, और जिससे मैं समझता हूँ कि कई गलत फैसले हो रहे हैं। जो इनका फर्ज है, ये सरकार से का मतलब ये है कि हमारी तरफ से, ये कोई किसी व्यक्ति का, किसी मुख्यमंत्री के ये सर्वेंट नहीं है। दे आर आवर सर्वेंट, दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट्स। आवर टैक्स, फ्रॉम आवर टैक्सेस दे आर पेड सैलरी। इनका फर्ज था मुख्यमंत्री को ये है, ये उनको एडवाइस करें कि मुख्यमंत्री जी ऐसा काम नहीं हो सकता, ये कानून है 1970 का, और इसमें सेक्शन 6 में इसका अगर हम उल्लंघन करते हैं जो दंडनीय अपराध है, उसका कोर्ट कॉग्निजेंस कर सकती है, 3 साल तक सजा है। इसमें विजिलेंस कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए। विजिलेंस कमेटी में 3 शेड्यूल का क्राइम के होने चाहिए। मकसद सिर्फ ये अभिप्राय ये है इस कानून का कि ना कि कानून ये पास हो गया, बल्कि इस कानून को आगे देखने के लिए कि उसका उल्लंघन ना हो, एक परमानेंट एक सिस्टम किया गया है। इट इज नॉट समथिंग टेम्पररी है, इट इज समथिंग मोर एवर, so that this sort of disease bonded labor does not come again in our country. जी। अच्छा शरद जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा था कि जब मजदूर यहाँ हजारों की संख्या में जमा हो गए तो प्रेस ने कवर किया था, सही बात है। और ऐसी जब ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी तो जरूर प्रेस कवर करेगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। जब भी सनसनी होती किसी में तो करती है। लेकिन जो रेगुलर पैदल बहुत सारे इंडिविजुअल्स जा रहे थे, छोटे छोटे जा रहे थे, इनको हमने पाया कि इंडिविजुअल पत्रकारों ने, जैसे बरखा दत्त ने कवर किया, एक आध अजीत अंजुम वगैरह ने प्रोग्राम बना दिए थे, उनके घर के पास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन या एक वो विनोद कापड़ी ने कई बार इंडिविजुअली कुछ एफर्ट करके चीजें उठा ली थी। लेकिन इनको रेगुलर कवरेज उस तरह से, जितना हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन को कवरेज मिलता है, दंगा फैलाने वाली खबरों को, पाकिस्तान को और जैसे जमात वगैरह को कवरेज मिला, उतना इतनी बड़ी आबादी का मामला है, इतने ज्यादा लोगों का मामला है, इतने लोगों के जीवन का प्रश्न है, और उसमें से तमाम लोगों की मौत हो गई, लेकिन हमने उसको क्या वो कवरेज दी? ये मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ये एक मीडिया का इकोनॉमिक्स है, इसको समझना पड़ेगा कि आखिर मीडिया मजदूरों के बारे में खबरें क्यों नहीं दिखाता। सीधी बात है कि आपका ऑडियंस कौन है, अखबार कौन पढ़ता है, टीवी कौन देखता है, तो वो एक मध्य वर्ग या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास है। जो विज्ञापन देखता है, जो विज्ञापन को देख के चीजें खरीदता है, वो उपभोक्ता वर्ग है। उसको मजदूरों की मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं है। तो एक ये उपभोक्तावाद जो है, कंज्यूमरिज्म, उसका एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि हम किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, उनकी संवेदनाओं के प्रति बहुत असंवेदनशील हो गए हैं। इसीलिए मीडिया, अगर किसी अमीर आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो बहुत पूरा मीडिया उसके लिए, या कोई सनसनी हो कि कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया, तो लगता है कि बड़ा सनसनीखेज चीज हो गई है, इसके लिए लाइव कवरेज, पूरा देश उसके लिए प्रार्थना करने लगता है। तो या तो सनसनीखेज होना चाहिए या मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए, वरना मीडिया गरीबों के बारे में, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं होता। और ये उपभोक्तावाद की जो नई संस्कृति है, उसका एक प्रतिबिंब हम करते हैं उससे। तो ये खुद मीडिया को इसके प्रति आप मंथन करना होगा और सोचना होगा कि हम अब आगे किस दिशा में चलना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं इस पे 1 मिनट और बात अपनी कहना चाहूंगा। जी बताएं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय शरद जी ने उठाया है। इस कोरोना संकट के समय में जब पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि कैसे इस कोरोना बीमारी से निपटा जाए, हिंदुस्तान के मीडिया ने इस बीमारी के दौरान जिस प्रकार से घृणा फैलाने का प्रयास किया, और खासतौर पर टीवी मीडिया ने, वो मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक बहुत ही बुरा चेहरा प्रस्तुत कर रहा है। जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे भी टीवी चैनल, ऐसे भी पत्रकार आए जिन्होंने
बांद्रा में रेलवे स्टेशन के पास जो मजदूर इकट्ठा हुए उनको बता दिया कि साहब ये तो जामा मस्जिद है, वहां पे लोग इकट्ठा हुए। जी जी जी। या फिर मरकज का ही मामला ले लें जी। अभी शरद जी कह रहे थे इस बात को। जी जी जी। कोरोना कोई हिंदुस्तान की बीमारी नहीं है, ये हवाई जहाज से विदेशों से लाई गई। जी जी। और आपने नियम बनाया था कि जो भी विदेश का यात्री आएगा उसको पहले 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, मानेसर में, आईटीबीपी में, तमाम जगह, डीडीए के फ्लैट्स में, और उसके बाद तब वो अपने घर जाएंगे। जी। मेरा सवाल यह है कि मरकज में 17 देशों के प्रतिनिधि वहां कैसे पहुंच गए? 17 देशों के प्रतिनिधियों ने जाके वहां 17 देशों के लोगों ने जाके टूरिस्ट वीजा पे रिलीजियस प्रोग्राम में शामिल हुए। क्या कर रहा था आपका गृह मंत्रालय? क्या कर रहा था आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय? क्या कर रहा था आपका विदेश मंत्रालय? कोई सवाल करने को नहीं तैयार। उसके बाद उस पूरे मामले को इतना सनसनीखेज बनाया गया और ऐसा प्रस्तुत किया गया टीवी मीडिया के माध्यम से कि जैसा मुसलमानों ने ही और इन जमातियों ने ही और इन मरकज वालों ने ही पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैला दिया। जी जी जी। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो फरवरी के महीने में आज गुजरात के अंदर इतने सारे केसेस हो गए, कोई पूछने गया कि ट्रंप की यात्रा आपने क्यों कराई जबकि कोरोना दिसंबर से नवंबर से पूरे दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था? कोई सवाल करने गया इनसे कि भाई आप जो है वो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार बनाने के चक्कर में आप लॉकडाउन नहीं घोषित कर रहे थे? कोई सवाल करने गया? तो ये सरकार आज एकदम से जैसे मन चाहती है वैसे काम करती है। और मीडिया इतनी घृणा उसने फैलाई कि आज ठेले वालों को मारा जा रहा है और कोई और नहीं, वो विधायक जो विधान बनाते हैं, विधायक सब्जी वाले को मार रहा है, गाली दे रहा है, जाति पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है। ये हो क्या रहा है हिंदुस्तान में? क्या हम ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए गांधी के देश में और हम ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए हम लोग इस देश में पैदा हुए हैं कि जहां पे कि ठेले वाले को, सब्जी वाले को नफरत फैला के मारो पीटो, पड़ोसियों से घृणा करो? तो संजय भाई तो तल्ख और रवांडा में आप और शरद जी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, वकील साहब भी जानते होंगे, रवांडा जेनोसाइड जो हुआ था, नरसंहार, वहां पे रेडियो के माध्यम से हुत्तूस की सरकार थी, तुत्सीस के खिलाफ इतनी घृणा फैलाई गई कि वहां उनको कॉकरेजेस कह के लोगों को प्रेरित किया गया, इनकी हत्या कर दो, इनको मार दो। उसमें पत्रकारों को सजा भी हुई थी, लाख लोग मारे गए। जी जी, उसमें पत्रकारों को सजा भी हुई। बनाने का अगर प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए और इस पर भी आवाज उठाने की आवश्यकता है। आपकी इसी बात के साथ, इसी नोट के साथ, जो पत्रकारिता की ऐसे अनुत्तरित सवालों पर जाके खत्म हो रही है जिनका अभी तत्काल हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इस कार्यक्रम को आज समेटते हैं। फिर ऐसे ही तल्ख सवालों को लेके आप सबके सामने हाजिर होंगे। सारे मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।